जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। सॉल्वेंट मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर 3 है। इसके पहले आपको मैंने 2 मॉडल पेपर दिए हैं और दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और प्लेलिस्ट कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री में आप लोगों के लिए जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, सारी चीज़ें सेंड कर दी जाती हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके भी रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके पेपर का नाम है, देखिए, फ्रॉम 600 BCE टू शुंग कण्व पीरियड। 600 ईसा पूर्व से शुंग कण्व काल तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड AAC 102 या फिर AAC 102F हो सकता है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का डेट शीट आ गया है, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बात करें महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का भी डेट शीट आ गया है। अप्रैल से ही आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। सभी बातों को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जल्द ही आप लोगों का डेट शीट आ जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी मुझे लगता है जल्द ही आने वाला है, इसी महीने में, ठीक है। बाकी आप किसी भी राज्य से हैं, जैसे बिहार में विश्वविद्यालय है, झारखंड में है, राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी है और उससे अफिलिएटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य है, यानी भारत में जो यवन थे इन्होंने भारत में आक्रमण किया था, तो उसका सबूत कहाँ है? उसका सबूत पुराणों में मिलता है, धर्मसूत्र में मिलेगा, अर्थशास्त्र में मिलेगा, या गार्गी संहिता में। तो भारत में यवनों ने आक्रमण किया था, इसका सबूत गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता क्या है गुरुजी? तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है बाबू, जिसमें भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख है, ठीक है। क्लियर हुआ? और ये सारे नोट्स PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। BA सेमेस्टर वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। 3 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है पिछले वर्षों में, 3 वर्षों में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए टॉपिक पर आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। एक क्वेश्चन यही आपको मिल गया। पूछ रहा है कि पतंजलि समसामयिक थे, किसके समकालीन थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। बिल्कुल, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ जो नोट्स दिया जा रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं पिछले कई वर्षों में, ठीक है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिल गया कि शुंग साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और पतंजलि उनके समकालीन थे, ये तो आपका क्लियर हो गया। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखी, ठीक है, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, पाणिनि ने एक रचना लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और पतंजलि ने क्या किया? अष्टाध्यायी पर एक भाष्य लिखा जिसे क्या कहा जाता है? महाभाष्य, ठीक है। तो पूछता है आपके एग्जाम में महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ जो नोट्स दे रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वीरभद्र का सेनापति था, ठीक है। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। चलिए, और ये जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर आंसर आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपके की पॉइंट से ही आते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, और रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर है आप लोगों का, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवनों के ऊपर विजय के उपरांत किसने 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? यानी यवनों के ऊपर विजय किसने पाई थी? बताइए। बिल्कुल, पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के ऊपर विजय पाई थी, और उस विजय के बाद
ठीक है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शुंग वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? मालविकाग्निमित्रम से, महावंश में, अष्टाध्यायी से या कादम्बरी से? शुंग वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है मालविकाग्निमित्रम में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, शुंग वंश के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में शुंग शासक अग्निमित्र के शासनकाल और उससे जुड़ी राजनीतिक घटनाक्रम का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, प्लीज़ आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, चले, सेनानी उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम बताइए। सेनानी उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम है पुष्यमित्र शुंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुंग वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए, शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना कब हुई? 185 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस तरह से देखिए, जो आपके सामने दिख रहा है शुंग वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? 185 वर्ष। जिस तरह से ये लिखा गया है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। जब भी गैलरी खोलिएगा तो एक एक दो दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप लोगों को टाइम मिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि पीडीएफ में आंसर नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए नहीं आंसर रहता है क्योंकि वो आप लोगों के रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कण्व वंश का अंतिम नरेश था। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा कौन था कण्व वंश का? वासुदेव थे, कृष्ण थे, सुशर्मा यानी सुशर्मन थे या फिर देवभूति? बिल्कुल, सुशर्मा यानी सुशर्मन कण्व वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शुंग नरेश ने यानी किस शुंग राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? अभी आपने क्या पढ़ा है? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, चलें, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था भैया? बिल्कुल, बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक थे। ठीक है, चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या की थी, किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि या अश्वघोष? महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। चलें, एक भी क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली प्रचलित की? कण्व राजवंश, शुंग राजवंश, शक राजवंश या कुषाण शासक? इन चारों शासकों में से किसने क्षत्रप शासन प्रणाली प्रचलित की थी? बिल्कुल, देखिए, जो शक वंश थे इन्होंने क्षत्रप शासन प्रणाली शुरू की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रसेनजीत राजा था काशी का, कौशल का, अंग का या फिर वज्जी का? प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत कौशल का राजा था। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखें, मौर्य साम्राज्य में पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्व भारत भी सम्मिलित था। सुदूर दक्षिण भारत आपका मौर्य शासन में सम्मिलित नहीं था, जैसे केरल और कर्नाटक, यानी जो एकदम नीचे वाले भारत के एकदम निचले वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सुदूर दक्षिण भारत में केरल वगैरह ये सम्मिलित इसमें नहीं थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, केरल तमिलनाडु के लगभग। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने सर्वप्रथम यानी किस राजा ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं और आगे आपको ये काम आएगा हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण दोस्तों कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया था। लेकिन जैसे होते हैं, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का एक मालिक होगा। ठीक है, क्या होगा? एक मालिक होगा और इसमें काम करने वाला एक होगा ठेकेदार। कौन होगा? ठेकेदार।
और इसके नीचे कौन हो गए, मजदूर होते हैं। ठीक है, इसके नीचे मजदूर होते हैं। तो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये मालिक था, उस समय सुदर्शन झील का निर्माण करवा रहा था। इसका ठेकेदार कौन था, इसका ठेकेदार अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके ठेकेदार का क्या नाम है। देखें, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है, ये पता चल गया। ठीक है, इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। पता चल गया ठेकेदार कौन है, पुष्यगुप्त वैश्य। राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उस समय नियुक्त राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बना। अनुयायी माने क्या होता है, फॉलोअर्स, यानी फॉलोअर्स आप समझ रहे हैं ना, चाहने वाले। ठीक है, यानी किस धर्म को आप ज़्यादा मानते हैं। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को ज़्यादा मानते थे, या फिर ये किस धर्म को मानते थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बने। तो भद्रबाहु के ठीक है, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर ये जैन धर्म के अनुयायी बने थे। यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जैन धर्म के अनुयायी थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो जो जस्टिन था ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। जस्टिन एक यूनानी लेखक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना के बारे में लिखा था। ठीक है, उन्होंने लिखा कि मौर्य सम्राट का जो सेना है वो सैंड्रोकोटस के नाम से भी संबोधित किया और डाकुओं के गिरोह के नाम से भी। ठीक है, जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य में जो सेना थी मौर्य की, इसको दो नामों से संबोधित किया था, एक नाम था सैंड्रोकोटस और दूसरा नाम था डाकुओं का गिरोह। ठीक है, और ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, दोनों हो सकता है आपके ऑप्शन में से कोई एक आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र का प्रांतीय कौन था। सौराष्ट्र का प्रांतीय पुष्यगुप्त था, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित्र घात। अमित्र घात माने क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो शत्रुओं का नाश करने वाला किस राजा को कहा गया है। तो बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है, यानी अमित्र घात कहा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, बी ऑप्शन राइट है। तो एक दिमाग में आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मन में कि गुरुजी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल, देखिए मौर्य साम्राज्य जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी, नंद वंश को हराकर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर हुआ। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेलुकस को पराजित किया। सेलुकस निकेटर इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए सेलुकस सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, ये सेलुकस निकेटर को पराजित कर दिया 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने वृद्धावस्था में राज सिंहासन का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में राज सिंहासन का त्याग कर दिया था, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 24 का। अब इसमें जो नोट्स दिए गए हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वृद्धावस्था में राज सिंहासन का त्याग चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और अपने पुत्र बिंदुसार को उत्तराधिकारी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में सिकंदर से आमने सामने मिला। तो ये जस्टिन ने कहा था। ठीक है, इसने कहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और सिकंदर महान है ये आमने सामने मिले थे पंजाब में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें बिंदुसार निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में रुचि रखता था।
बिंदुसार के बारे में पूछा है, चंद्रगुप्त बारे में नहीं पूछा है, बिंदुसार के बारे में पूछा है। तो जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय में ज़्यादा रुचि रखते थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए कितनी लिपियों को अपनाया। तो सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए मुख्य रूप से 3 लिपियों को अपनाए थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। वो 3 लिपियों के नाम क्या है गुरुजी, ध्यान से देखिएगा। अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए 3 लिपियों को अपनाया था, जिसमें पहला था ब्राह्मी लिपि, दूसरा था खरोष्टी लिपि, तीसरा था यूनानी यानी ग्रीक लिपि या फिर आरामी इसमें। ठीक है, अच्छा, जो ब्राह्मी लिपि है उत्तर और मध्य भारत में, जो खरोष्टी लिपि है उत्तर पश्चिम भारत यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। यूनानी और आरामी लिपि ये अशोक के कुछ सीमावर्ती प्रदेशों में मुख्यतः अफगानिस्तान के इलाके में है। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है और लगभग 90% बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर में है तभी काम आए। एंशिएंट हिस्ट्री आप 6 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि मैं कई वर्षों से लगातार पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं हमेशा देखता हूँ। ठीक है, क्या है गुरुजी क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो सम्राट अशोक के हैं, ठीक है, इनकी अभी जो सम्राट अशोक हैं इनके अभिलेखों की भाषा कैसी है। ठीक है, एक है भाषा और एक है आपका लिपि। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी है तो प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत भाषा है। अगर पूछेगा अशोक के अभिलेखों की लिपि कैसी है तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखेंगे। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी है, प्राकृत भाषा है। अशोक के अभिलेखों की लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अशोक के कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र उड़ीसा में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी। लगातार ये क्वेश्चन कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो कनिष्क प्रथम ने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। किसको भेजा था, तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो सम्राट, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था तो सम्राट अशोक को भेजा था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। क्लियर हुआ, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था। अनुयायी माने चाहने वाला। ठीक है, तो उत्साही चाहने वाला शैव धर्म को कौन था इन चारों में से, बिल्कुल विम कैडफिसेस जो था ये शैव धर्म को अति उत्साही से चाहता था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष, पहले वर्ष, दूसरे, 8वें या 20वें वर्ष। तो अशोक के राज्याभिषेक कलिंग जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 8वें वर्ष में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था। जैन धर्म को चाहने वाला इन चारों में से कौन था, खारवेल, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वासुदेव। जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था यानी फॉलोअर्स, प्रबल चाहने वाला कौन था, बिल्कुल खारवेल जो था दोस्तों, ये प्रबल चाहने वाला था जैन धर्म को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिकंदर यानी जो सिकंदर महान है इनके विरुद्ध किसने युद्ध किया। सिकंदर महान के विरुद्ध युद्ध करने वाले पोरस थे। तो युद्ध कब हुआ था, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। क्लियर हुआ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्रकुल में जन्मा बताते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो शूद्रकुल में हुआ था।
ठीक है। यहीं आपसे भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल में जन्मा कौन बताता है? तो बौद्ध और जो जैन ग्रंथ हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल में जन्मा बताते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के क्रमबद्ध ज्ञान का श्री गणेश किस युद्ध से प्रारंभ हुआ? गुप्त युग, मौर्य युग, शुंग युग या वर्धन युग? भारत के इतिहास के क्रमबद्ध ज्ञान का श्री गणेश किस युग से प्राप्त हुआ? सॉरी युद्ध नहीं है, युग है, ठीक है। किस युग से प्राप्त हुआ? मौर्य युग से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। मौर्य काल में संग्रहण था। संग्रहण 10 ग्राम के मध्य स्थित प्रशासनिक मुख्यालय है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर यानी टैक्स का प्रभारी अधिकारी कहलाता था, समाहर्ता कहलाता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षण करता था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से कौन सही है? तो मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था? तो दुर्बल उत्तराधिकारी, यमन आक्रमण, अशोक की युद्ध विरोधी नीति, ये सभी आपके मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? लक्षणाध्यक्ष राजकीय टकसाल का, जो राजकीय टकसाल है इस विभाग का प्रमुख होता था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्य सम्राट अशोक के समय में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के समय में जो बौद्ध संगति है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। कब हुआ था और वहाँ पर जो अध्यक्षता हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मौर्य सम्राट अशोक के समय में बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। समय लगभग 250 ईसा पूर्व है और जो स्थान है वो पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपराजा यानी वायसराय के रूप में नियुक्त था? तो यह उज्जैन में नियुक्त थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का, ठीक है। चले देखिए एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अशोक को उज्जैन का उपराजा नियुक्त किया गया था, जो मौर्य राजवंश की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी। तक्षशिला में विद्रोह होने पर बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा था, लेकिन वह उस समय उपराजा के रूप में उज्जैन में था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई? तो जो आजीवक संप्रदाय हैं इसके लिए सम्राट अशोक ने गया जिले यानी जो बिहार में है उस वहाँ पर पहाड़ी पर गुफाएं खुदवाई थी सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर तुषाप थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखें यवनराज तुषाप अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ का गवर्नर था। कभी कभी आपका सौराष्ट्र ना देकर के काठियावाड़ पूछता है, तो ध्यान रखेंगे दोनों एक ही है, काठियावाड़ और सौराष्ट्र। देखिए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? यानी जो टैक्स थे उनकी उसमें कुछ रियायतों की घोषणा की थी। ये लुम्बिनी स्तंभ लेख में की थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सम्राट अशोक के लुम्बिनी स्तंभ लेख में करों में कुछ यानी जो टैक्स है उसमें कुछ रियायतों की घोषणा की गई। इस अभिलेख में अशोक ने लुम्बिनी, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, के गांव में करों के जो कर थे, टैक्स थे, उनमें छूट देने, उत्पादन यानी जो भाग है उसके रूप में केवल 8वां हिस्सा देने का आदेश दिया था, ठीक है।
अन्य विकल्पों में जैसे आपके जो फर्स्ट विकल्प है लघु शिलालेख सासाराम, इसमें अशोक के धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, कर छूट का नहीं है। जो बी वाला आपका ऑप्शन में दिया है भाब्रू बैराट लेख, इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, इसमें टैक्स संबंधी कोई नीतियां नहीं है। ठीक है, जो शिलालेख आपका 12वां है 10, 11, 12, शिलालेख 12 यह धर्म महामात्रों और सहिष्णुता के बारे में है, कर छूट के बारे में नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो अशोक ने अपने शासकीय 20वें वर्ष में की थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो जो गुर्जर्रा लघु शिलालेख है इसमें अशोक के नामोल्लेख हुए हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है महावीर का जन्म स्थान है, कुंडग्राम में महावीर भगवान का जन्म हुआ था, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, बुद्ध धर्म से संबंधित है आपका अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद मिलते हैं। जैन ग्रंथ में भी आपके 16 महाजनपद मिलते हैं, और जो जैन ग्रंथ है वो किस में मिलते हैं अभी मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो भगवती सूत्र में। ठीक है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है एक, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म का पूछेगा तो भी 16 महाजनपदों में आपका अंगुत्तर निकाय राइट आंसर हो जाएंगे, और जैन ग्रंथ पूछेगा 16 महाजनपद तो ये भगवती सूत्र में है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। देखिए भगवती सूत्र जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय भी है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है या फिर उल्लेख करता है। ठीक है, दोनों आपको मैंने बता दिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, किसी भी तरीके से पूछेगा अब आपको उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी, तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वत्स की काशी की राजधानी कहाँ थी, चलिए आपको बता देते हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, वत्स की कौशाम्बी और काशी की वाराणसी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ पूछा है, भगवती सूत्र अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी बौद्ध धर्म में अगर पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शती ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक, ये सभी प्रकार की प्रणालियाँ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन प्रणाली से संबंधित थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शती ईसा पूर्व में शाक्य गणतंत्र का शासक कौन था। सिद्धार्थ, अजातशत्रु, शुद्धोधन या महाकौशल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य गणतंत्र, तो शाक्य गणतंत्र का शासक शुद्धोधन थे। ठीक है, शुद्धोधन कौन थे, तो शुद्धोधन भगवान बुद्ध के पिताजी थे। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य गणतंत्र यानी कपिलवस्तु का शासक शुद्धोधन थे, जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसेनजीत पुत्र था, महाकौशल का पुत्र था प्रसेनजीत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शाक्यों की राजधानी स्थित थी। जो शाक्य है इसकी राजधानी कहाँ थी, कपिलवस्तु में, कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में या चंपा में। शाक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी, कपिलवस्तु में शाक्यों की राजधानी स्थित थी दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन राज्य गणतंत्र नहीं था। शाक्य आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र था, मल्ल भी आपका गणतंत्र था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, लिच्छवी भी था, यानी तीनों ये जो राज्य हैं ये गणतंत्र थे। लेकिन जो इसमें कुरु है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये गणतंत्र नहीं था दोस्तों। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग सभी लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है,
देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण में स्थित महाजनपद का नाम बताइए। गांधार, अवंती, अस्सक या पांचाल। दक्षिण में स्थित महाजनपद का नाम क्या था? बिल्कुल अस्सक था। ठीक है, दक्षिण में स्थित महाजनपद का नाम अस्सक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।